हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं। यह पेपर आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अभी तक अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको इस पेपर को हल करके जाना है। आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपका यही पेपर सेम टू सेम फंस सकता है अगर कोड सेम होता है, अगर नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी भूमिका निभाएगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। तो नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 में लागू किया था। यह फ्रांस की सिविल संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि गैरीबाल्डी ने किस देश में राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो गैरीबाल्डी ने इटली में राष्ट्रीय एकता के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। तो 1860 में, यानी 1860 में जब यह सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाया तो उसने सिसिली पर आक्रमण कर दिया था। कहां पर? सिसिली पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है कि उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी में एकीकरण की सफलता पाई। तो बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त नीति द्वारा क्या कही? एकीकरण की सफलता पाई, वो भी जर्मनी में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और इसी दिन से भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करने के लिए 1929 में एक अधिवेशन हुआ था। कहां पर? 1929 में, यानी 31 दिसंबर। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन में 1929 नहीं दिया है, तो ऑप्शन सभी क्या गए? गलत हैं। तो आपको 1929 ही लगाना है, यानी लिख देना है। उसके बाद है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसे आनंद मठ से, अपने बुक आनंद मठ से लिया था। किसे? आनंद मठ से लिया था, जो कि आनंद मठ है, इनका एक बुक है। वंदे मातरम को कब गाया था? अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम को कब गाया गया था, तो वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम को। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1956 में कानून पारित करके श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका में पहले तमिल बोला जाता था, 1956 में कानून पारित किया गया और सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि संघ सूची को में कौन सा विषय शामिल किया गया। शिक्षा जो है समवर्ती सूची है। पुलिस जो है, पुलिस क्या है? पुलिस राज्य सूची का विषय है। विवाह भी समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन प्रतिरक्षा जो है संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। तो ये यूगोस्लाविया जो देश था, इसे धार्मिक और जाति आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। उसके बाद 10 नंबर दिया है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको 80 अंकों में लिखना है, 80 वर्डों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, अपने शासन के क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए कुशल बनने के नेपोलियन का क्या बदलाव किया था। अथवा आपको लिखना है मारियाना और जर्मेनिया कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि मारियाना जो था, फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्र न्याय के विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया गया था। किसका? नारी रूप का प्रयोग किया गया था। क्या समझते हैं आप? इसका मतलब है कि फ्रांस और जर्मनी के जो कलाकार थे, उन्होंने स्वतंत्र न्याय और विचार को प्रकट करने के लिए उन्हें नारी रूप धारण किया था। कौन सा? नारी रूप प्रकट किया था। इसी नारी रूप को फ्रांस में क्या कहते हैं?
फ्रांस में इसी नारी रूप को मारियाना कहते हैं और जर्मनी में इसी नारी रूप को जर्मेनिया कहते हैं। आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका चरित्र चित्रण पर महत्व लिख लेना अपने बुक से। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1970-1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए और 3 संशोधन कोई विषय में आपको बताना है। उसके बाद संघवाद के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय के बारे में बताना है, अथवा पहले विश्व युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार योगदान दिया इसके बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद बावलिया में हुए जल युद्ध के कारण को बताना है, अथवा आप दबाव समूह आंदोलन यहाँ पर दिया उसे राजनीतिक प्रभाव दे दीजिए। उसके बाद आप में क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि 1919 ईस्वी में अमृतसर में, कहाँ पर, अमृतसर में, जो कि पंजाब में है, यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल के गोली मारने से। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, तो कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। उसके बाद है कि वह स्थान जहां पर किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि चंपारण में, कहां पर, चंपारण जो कि बिहार में है, यहाँ पर किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि वह स्थान जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो आप जानते हैं कि वह स्थान डांडी है जहां पर गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूना का यरवदा जेल। कौन, पूना का यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर में समझौता हुआ था। इसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 24 सितंबर, कब, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन होता है, तो ज्वारीय ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन ऊर्जा होता है। इसे बिजली के संसाधन की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है, तो पंजाब में सोपानी खेती की जाती है। उसके बाद है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। किसको, भूदान आंदोलन को 1951 ईस्वी में। कब, 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन को स्थापित यानी शुरू किया गया। उसके बाद है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है कि बांधों को आधुनिक भारत का तीर्थ और मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में आधुनिक बांधों को मंदिर और तीर्थ के नाम से कहा था। उसके बाद है कि किस सींच यानी किस बांस, उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन दिया कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है, तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में अपनाई जाती है। कहाँ अपनाई जाती है, मेघालय में अपनाई जाती है। उसके बाद कौन सा एक फलीदार फसल है, तो दाल एक क्या है, फलीदार फसल है। उसके बाद है कि निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लगाना है तो इसमें इसका उत्तर हरियाणा हो जाएगा। कौन सा, हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद है कि एक वस्तु अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन की क्षेत्र आती है, तो जो वस्तु प्राकृतिक के संसाधन से प्राप्त होती है उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। कहां पर, प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। उसके बाद है कि विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1995 में 1 जनवरी 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि वन और वन्य जीव के संरक्षण के संयोजी रीतियों के रिवाजों का वर्णन करना है, अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, देश की आर्थिक सार्वजनिक क्षेत्र से कैसे योगदान है इसको लिखिए, अथवा भारत के लोगों में ऊर्जा किन सूत्रों में प्रयोग होता है इसके बारे में लिखिए। उसके बाद है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय को लिखना है, अथवा आप जल दुर्बलता के कारण लिख लेना है और क्या होता है। उसके बाद है कि वैश्विक
करण से आप क्या समझते हैं, इसका प्रभाव का किस प्रकार सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य लिखना है, तो गेहूं का सबसे बड़ा राज्य लिख लेना है यूपी होता है। उसके बाद है कि सरदार सरोवर बांध को चिन्हित करना है, यानी सरदार सरोवर बांध कहां पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, वो भी गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। उसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक कोयला कहां पर पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक जो कोयला है वह झारखंड में होता है। कहां पर? झारखंड में होता है। उसके बाद अगला है कि गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलान कहां पर होता है, जिसे संगम कहते हैं, वह स्थान है प्रयागराज। कौन सा स्थान है? प्रयागराज। उसके बाद है कि ये अरावली पर्वत श्रेणी के श्रेणियों को चिन्हित करना है कि अरावली पर्वत श्रेणी कहां कहां पर पाई जाती है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इन सभी राज्यों में पाई जाती है और पाकिस्तान में भी चली जाती है। इसको आपको चिन्हित कर लेना है जिस प्रकार से मैप में दिया रहता है। मैप में आपको इसको चिन्हित करना है और आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल कर लेना है। और जो आप प्रश्न को नहीं हल किए हैं, यानी इन प्रश्नों को आप हल करके सभी याद कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अर्धवार्षिक पेपर और वार्षिक पेपर को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको सभी पेपर की अपडेट मिलते रहें।